हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन तुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टिडोमी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एग फ्रीजिंग के बारे में जानने वाले हैं। बहुत बार हम सुन रहे हैं कि हमने एग फ्रीज करने चाहिए, मतलब फीमेल्स के लिए काफ़ी वीडियोज़ आ रहे हैं कि एग फ्रीजिंग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि एग फ्रीजिंग क्या है, किसने ये एग फ्रीजिंग करना है और कितना ये सक्सेसफुल मेथड है कि आप आपकी खुद के स्त्री बीज जो है वो फ्रीज करके रख सकते हैं। उनको फ्रीज करके बाद में ये जो एग्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्या इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, ये हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। पहले तो जानते हैं कि किन महिलाओं में एग फ्रीजिंग या फिर उनको उनके स्त्री बीज फ्रीज करने का हम लोग रिकमेंड करते हैं। पहले तो जिनको उनका मैरिज जो है वो डिले करना है, उनका शादी या फिर उनको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ऐसे जो फीमेल्स होते हैं और उनका एज जो है वो बढ़ रहा है, एज जो उनका वो 30 के ऊपर हो रहा है, उनको अभी मैरिज या फिर प्रेगनेंसी, अगर आप मैरिड हो तो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ऐसे वुमेंस में हम लोग एग फ्रीजिंग एडवाइस करते हैं। उसके अलावा अगर कोई फीमेल्स है या फिर गर्ल्स है, उनमें कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उनको आगे जाके प्रेगनेंसी रखना है, तो उनके केस में भी एग फ्रीजिंग जो है वो एडवाइस किया जाता है। ये एग फ्रीजिंग जो है वो कैसे किया जाता है? पहले तो हम लोग जैसे आईवीएफ में हम लोग इंजेक्शन देते हैं, वैसे ही आपको सेकेंड डे से ये गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिस से हम लोग इंजेक्शन देते हैं। इसमें ये गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन जो है वो बीज बढ़ने के लिए इंजेक्शन देते हैं। तो जैसे कि आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें एक पहले आपको पीरियड्स आएंगे, एक बीज बढ़ना चालू होगा, वो एक बीज बढ़ेगा और ये फॉलिकल जो है वो अराउंड 14th डे रप्चर होगा और आपको ओवुलेशन होगा। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट फेज रहेगी वो ल्यूटियल फेज रहेगी, और अगर आपको प्रेगनेंसी रहता है तो आपका पीरियड्स ऊपर जाएंगे, अगर प्रेगनेंसी नहीं रहता है तो वो ल्यूटियल फेज खत्म हो जाएगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपका कम हो जाएगा और फिर आपको पीरियड्स आएंगे। तो ये नॉर्मल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। पर ये जो एग फ्रीजिंग करते हैं हम लोग, तब हम लोग गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस देते हैं। ये जनरली सेकेंड डे से हम लोग इंजेक्शंस देते हैं। ये इंजेक्शंस आपको रोज़ 12 डेज के लिए दिए जाते हैं। ये बिल्कुल ही सेफ इंजेक्शंस होते हैं। इनसे आपके जो फॉलिकल्स हैं वो बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो इसके पहले कुछ बेसिक टेस्ट हम लोग कर लेते हैं, जिसमें AMH, आपका हीमोग्लोबिन, आपका आपका एक AFC काउंट, मतलब आपका एक सोनोग्राफी करके आपके ओवरी में बीजों की संख्या कितनी है वो हम लोग देखते हैं, जिसको हम AFC काउंट कहते हैं। AMH भी मैंने बोला। उसके अलावा बाकी के जो सारे टेस्ट है, वायरल मार्कर्स और आपकी जो रूटीन टेस्ट है, आपका शुगर लेवल, थायराइड लेवल, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले जांच कर लेते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपके ओके हैं, उसके बाद सेकेंड डे से ये इंजेक्शन जो है गोनाडोट्रोपिन्स के चालू होते हैं। इसका डोज जो है गोनाडोट्रोपिन्स का, वो आपके वेट के ऊपर, आपका BMI कितना है, उसके बाद आपका AMH कितना है, आपका AFC काउंट कितना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये आपका डोज ऑफ गोनाडोट्रोपिन डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम लोग ये सोनोग्राफीज जो है वो रेगुलर इंटरवल पे करते हैं। ये सोनोग्राफीज में हमें पता चलता है कि जो इंजेक्शंस हम आपको दे रहे हैं वो प्रॉपरली एक्ट हो रहे हैं कि नहीं, आपको फॉलिकल जो है, मतलब आपकी जो एग्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं कि नहीं। हमें सिंगल फॉलिकल नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल फॉलिकल्स चाहिए रहते हैं, मतलब 10 to 15 एग्स तो भी आपके बनने चाहिए, लेकिन जो एग्स है वो रप्चर भी नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हम गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस के साथ आपको कुछ एंटागोनिस्ट के भी इंजेक्शन देते हैं, मतलब आपका स्टिमुलेशन भी हो, आपके बीज भी बढ़े और ये जो बीज है वो रप्चर भी ना हो, मतलब कि एग्स जो है वो रप्चर ना हो। इसके लिए हम कुछ एंटागोनिस्ट के इंजेक्शंस भी देते हैं। ये प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल हम दे रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से इंजेक्शंस आपको देते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज़ करने वाला जो प्रोटोकॉल है वो है एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल, जिसमें हम जनरली 6th
जैसे 7th डे से आपको एक टाइमिंग का इंजेक्शन देते हैं जिसे हम एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन ऐसा कहते हैं। इसमें जनरली सिट्रोटेड ये इंजेक्शन, सिट्रोरेलिक्स ये इंजेक्शन हम लोग देते हैं। अब इसके बाद जनरली 12 डेज तक ये इंजेक्शन आपके चलते हैं। 12th डे को हम लोग एक मैच्योरिटी का भी इंजेक्शन देते हैं जिसको हम ट्रिगर इंजेक्शन ऐसा कहते हैं। तो ये ट्रिगर इंजेक्शन जनरली ये जो एग्स हमारे बने हैं, मतलब स्टिमुलेशन के बाद जो एग्स हमारे बन गए हैं उनको मैच्योर करने के लिए ये इंजेक्शन होता है। इसके जनरली 36 आवर्स के बाद या फिर 35.5 आवर्स के बाद ये एग्स जो है हम रिट्रीव करते हैं। सो ट्रिगर के 36 आवर्स के बाद आपको अंडर एनेस्थीसिया, मतलब आपको एक हम शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, शॉर्ट जी जिसे हम बोलते हैं। ये देके ये जो एनेस्थीसिया है वो आपको वेन्स में से आपको नजर मतलब कि आपके हाथ के ऊपर ही एक आईवी लगाया जाता है और उससे ही ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। बहुत बार कॉमनली क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि क्या हमें पीठ पे सुई दी जाएगी जैसे कि सिजेरियन में देते हैं, ऐसा नहीं है। शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है। और ये जो ओवम पिकअप प्रोसीजर है वो लिथोटोमी पोजीशन में किया जाता है अंडर एनेस्थीसिया। ये हाफ एन आवर का ही प्रोसीजर है। ओवम पिकअप प्रोसीजर जो है वो मैक्सिमम हाफ एन आवर का प्रोसीजर होता है। इसमें हम सारे ही बीज जो है वो एक वजाइनल प्रोब इंसर्ट करते हैं। एक ओवम पिकअप निडल होता है। ये ओवम पिकअप निडल की सहायता से हम ये जो बीज हमारे बने हैं 10 to 15 जितने भी बीज बने हैं वो सारे ही एस्पिरेट करते हैं। तो ये जो एस्पिरेट किए हुए बीज हैं वो टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करने के बाद फिर हम इन्हें जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उनको देते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हम जब ये ट्यूब्स देते हैं तो वो उनमें ये जो फॉलिकुलर फ्लूइड होता है उसमें वो एग्स जो है वो चेक करते हैं है कि नहीं। फिर ये जब हम लोग जितने भी एग्स हमें एक्सपेक्टेड रहते हैं उतने प्रॉपर मिले कि नहीं ये हम लोग देखते हैं। सो जितने भी एग्स हमें मिलते हैं वो हम इंक्यूबेटर में रखते हैं और उसके बाद ये इंक्यूबेटर में रखने के बाद ये जो एग्स हैं वो फ्रीज़ किए जाते हैं। सो जब भी आपका उस साइड फ्रीजिंग होता है, मतलब आपका एग फ्रीजिंग है, तो उस दिन जितने भी आपके एम्ब्रियोज हमें मिले हैं वो आपको बताया जाएगा। आपकी जो भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है वो आपको बताएगी कि हाँ आपके इतने एम्ब्रियोज जो है वो इतने एग्स जो है वो फॉलिकल्स एक्सपेक्टेड है और इतने हमें मिले हैं। सो ये जो एग्स होते हैं वो हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करते हैं। सो ये जो एग्स फ्रीज करने का जो प्रोसीजर है उसे हम विट्रिफिकेशन प्रोसीजर ऐसा कहते हैं। इसमें हम लोग प्रॉपर क्रायो डिवाइस होता है जिसमें हम लोग ये जो एग्स है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस पे है उनको हम फास्ट फ्रीजिंग करके विट्रिफिकेशन करके उनको ये स्ट्रॉ जो होते हैं क्रायो डिवाइस या फिर स्ट्रॉज पे हम लोग ये जो एग्स हैं वो फ्रीज करते हैं। सो जनरली एक स्ट्रॉ पे हम लोग 4 एग्स फ्रीज करते हैं। ऐसे जितने भी हमें एग्स मिलते हैं वो सारे ही हम फ्रीज कर सकते हैं। तो एक स्ट्रॉ पे 4 ऐसे करके हम लोग प्रॉपर आपका पेशेंट आईडी लिखते हैं, मतलब जो भी स्ट्रॉ है उसके ऊपर आपका आईडी लिखा जाएगा और उसके ऊपर आपके जो एग्स हैं वो फ्रीज किए जाएंगे और उनको लिक्विड नाइट्रोजन में इमर्स करके वो प्रॉपर एक गॉबलेट होता है जिस पे हम लोग आपका अगेन पेशेंट आईडी लिखते हैं और ये लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक्स होते हैं जिनको हम क्रायो कैंस ऐसा कहते हैं। तो ये क्रायो कैंस में लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री में ये जो एग्स है वो हम लोग फ्रीज करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आपको प्रेगनेंसी करना है तब ये एग्स जो है हम बाहर निकालते हैं और ये एग्स में एक सी करके, मतलब जब आप मैरिज आपका हो गया है, आपके पार्टनर डिसाइड हो गए हैं, तब उनके हम स्पर्म्स ले सकते हैं और वो जो एग्स है उसमें हम इंजेक्शन से ये स्पर्म्स इंजेक्ट करते हैं जिसे हम ICSI कहते हैं। ICSI में हम लोग एग्स जो होता है एक सिंगल एग में इंजेक्शन से स्पर्म इंजेक्ट करते हैं जिसे हम ICSI या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन ऐसा कहते हैं। ICSI करने के बाद ये एम्ब्रियोज बनने के बाद ये एम्ब्रियोज आपके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने के बाद सक्सेसफुली आपको प्रेगनेंसी रह सकता है। अब बहुत बार ये पूछा जाता है कि ये एग फ्रीजिंग कितना इफेक्टिव है। सो अगर ये हम एग्स फ्रीज करते हैं सो
90% ऑफ द एग्स जो है ये फ्रीज का जो प्रोसीजर है वो सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब अगर हमने 10 एग्स फ्रीज किए तो उसमें से 9 एग्स जो है वो हमें सर्वाइव मिलेंगे इक्सी करने के लिए। उसमें से जनरली 80% मतलब कि 8 एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो पाएंगे, मतलब कि इक्सी करने के बाद एम्ब्रियोज में टर्न हो पाएंगे, और 60% जो है वो हमें एम्ब्रियो बन के प्रेगनेंसी दे सकते हैं। तो अराउंड सक्सेस रेट अगर आप पूछते हैं कि एग फ्रीजिंग का कितना सक्सेस रेट है, तो अराउंड 60 to 65% इसका सक्सेस रेट होता है एग फ्रीजिंग का। सो एग फ्रीजिंग किस में करना, किन लेडीज़ ने ऑप्ट करना चाहिए, किन वुमेंस ने ऑप्ट करना चाहिए, तो जिनको ऐसा लगता है कि दे आर उनको मैरिज उनका डिले करना है फॉर एनी पर्पज, लाइक फॉर मैरिज, फॉर देयर प्रोफेशनल पर्पज, फॉर देयर करियर पर्पज, दे वांट टू डिले देयर you know their childbearing or their marriage, then these women should opt for egg freezing. Also अगर आपको कुछ भी कैंसर कंडीशन डिटेक्ट हुआ है और आपका फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, इट इज अ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, सो दैट कैन वी कैन डू इन द patient's egg freezing, we can do. So this are the major indications of egg freezing that we can do. And yes, दिस इज़ द वेरी इफेक्टिव टेक्निक। ये जो एग फ्रीजिंग टेक्निक है ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, और इसे आप प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए। बहुत बार ऐसे ही होता है कि बहुत AMH आपका कम हो गया है और एग रिजर्व कम हो गया है, उसके बाद हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो उनमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एग फ्रीजिंग के लिए हमें ऑप्शन देना। तो बेस्ट एज क्या है एग फ्रीजिंग का? सो अराउंड 30 to 32 से पहले ही आपका एग फ्रीजिंग ज़रूर कराएं। सो बिफोर द एज ऑफ 30, मैक्सिमम 32, जब आपका AMH आप एक बार देख लीजिए, AFC एंड फॉलिकल काउंट कितना है ये एक बार आपके साथ मेडिकल सर्जन से बात करके देख लीजिए। सो दिस इज अबाउट एग फ्रीजिंग। थैंक यू सो मच।